नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फिर से हाजिर है एक नए सेशन के साथ। एक ऐसा सेशन जो टॉपिक जोड़ा गया है आपके जेल प्रेरी एग्जाम में। लगभग आज से 20 दिन बाद में ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। ये आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपदा का सामना करता है तो किस तरीके से उसका प्रबंधन करना चाहिए। और वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप अपनी ओर से क्या योगदान दे सकते हो। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके दैनिक जीवन में भी और एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, सारा टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है और प्ले स्टोर, अभी प्ले स्टोर पर आया नहीं है तो गूगल में जाके आप गोल गुरु एकेडमी नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर तमाम राजस्थान में होने वाली जो भर्तियां हैं उनकी ऑथेंटिक और विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए, आपदा प्रबंधन का सामान्य परिचय पहला टॉपिक जो आपको दे रखा है, सामान्य परिचय और आपदाओं का वर्गीकरण, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि आपदा क्या है। आपदा क्या है भाई, इसको जान लेते हैं। देखिए, आपदा जिसे डिजास्टर बोलते हैं, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानव जनित घटना है। देखिए, या तो ये प्राकृतिक हो सकती है या ये मानव जनित, मतलब मानव के कार्यों के दुष्परिणाम से उत्पन्न हो सकती है, जिससे मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण तथा आर्थिक व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। सामान्य शब्दों में देखें तो आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव जनित भी हो सकती है। आपदा उसे कहते हैं इन दो कारणों से, प्राकृतिक और मानव जनित घटना जो जन, धन और माल की हानि करती है, तो वो आपदा की श्रेणी में आती है, वो डिजास्टर कहलाती है। आगे देखिए, आपदा के प्रकार की यदि हम बात करें तो देखिए, एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव जनित आपदाएं। मतलब मानव के जो कार्य है उनके जो दुष्परिणाम निकल कर आते हैं, जिनसे भारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, वो तो आती है मानव जनित में। और प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो आपदाएं होती है वो कहलाती है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर्स। अब देखते हैं, यहां से सवाल बनेगा तुम्हारे एग्जाम में। सवाल ये बनेगा कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है, मानव जनित आपदाएं कौन सी है। साधारण सी है, लेकिन बहुत बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है जब परीक्षा हॉल में बैठता है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप है। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों के संचरण से उत्पन्न कंपन या ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा पृथ्वी सतह का कंपन होना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। देखिए, भूकंप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भूकंप जहां पृथ्वी के भूगर्भ में जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर सबसे पहले अपन अपने 90 डिग्री पर सबसे पहले धरातल पर जहां भूकंप पहुंचता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एपिसेंटर। तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती है, पी, एस और एल। सबसे फास्ट चलने वाली होती है पी, उसके बाद एस, और सबसे धीमी गति से चलने वाली होती है एल। लेकिन एल सबसे खतरनाक होती है। ये सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंगें होती है और ये सबसे फास्ट होती है भाई। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हाइपोसेंटर, जहां सबसे पहले पृथ्वी सतह पर पहुंचता है वो कहलाता है एपिसेंटर। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती है, पी, एस और एल तरंगे। ये होती है प्राथमिक या बॉडी वेव तरंगे, ये होती है धरातलीय तरंगे जो कि खतरनाक होती है। उसके बाद देखिए बाढ़, जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती है या जब भारी बारिश के कारण वो उफान पर होती है, तो उस कारण वो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा अपने सामने लेकर आती है। तो भूकंप और बाढ़ दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद देखिए सूखा, सूखा मतलब जहां बारिश नहीं होती। अपने राजस्थान में बोला जाता है कि हर 4 साल बाद यहाँ के लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है, मतलब जब बारिश नहीं होती तब सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। चक्रवात, स्थानीय तीव्र गति से हवाएं जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चक्राकार रूप में पहुंचती है तो वो चक्रवात की श्रेणी में आती है। अधिकतर ये समुद्री भागों में आती है और तटवर्ती जो इलाके हैं उनमें भारी नुकसान पहुंचाते हैं चक्रवात। तो चक्रवात भी किस में आएंगे, ये भी आपके प्राकृतिक आपदा में आएंगे। तूफान, बिजलियों का कड़कना, भारी बारिश, आंधी तूफान, मतलब है खूब सारी आंधी आती है और खूब सारी बारिश होती है।
खूब तेज हवाएं चलती है, इन तमाम चीजों का जब एक साथ मिश्रण होता है तो वो तूफान की श्रेणी में माना जाता है। और इससे कई बार आप देखते हो ना टिन से टूटते हुए छोटी हल्की वस्तुएं उड़ जाती है हवा में, तो वो तूफान भी किसकी श्रेणी में आता है? प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी क्रिया ये भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं भाई, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक मृत ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी। अब देखिए बहुत बार पूछ लेते हैं कि इनमें से खतरनाक कौन सा है, तो आपको देखने पे ऐसे लगेगा सक्रिय खतरनाक है, लेकिन सक्रिय नहीं है। ये भी खतरनाक नहीं है, ये भी खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक है। कैसे जान लीजिए एक मिनट में। सक्रिय मतलब जहां आग जल रही है तो आप उसके नजदीक नहीं जाओगे, मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि वहां जो है ज्वालामुखी निकल रहा है, तो आप उसके नजदीक नहीं जाओगे, तो खतरनाक कैसे होगा? मृत है मतलब वो मर चुका है, वहां से कोई ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो ये भी आपके लिए खतरनाक नहीं है। और सुसुप्त क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा होता है, किसी माँ की गोद में होता है, तो उसका कुछ भी पता नहीं रहता, वो कभी भी सुसु कर देता है, कभी भी सुसु कर देता है, मतलब वो खतरनाक है। कई सज धज के अच्छी ड्रेस पहन के किसी शादी में जाते हैं अपने बच्चे को लेके, और बच्चा वहां जाते ही गोदी में पेशाब कर देता है, तो पूरी की पूरी प्लानिंग क्या है, वहां चौपट हो जाती है, ड्रेस खराब हो जाती है, मतलब वो खतरनाक होता है। खतरनाक होता है किसके लिए? साज सज्जा के लिए। वैसे ही खतरनाक कौन सा है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। मान लो आप अभी यहां पर जहां मैं हूं, यहाँ सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है, जो आज से 100 साल पहले कभी उद्गार हुआ होगा, और हो सकता है 50 साल बाद में वापस निकल कर आए, तो वो खतरनाक ही होगा ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि इसके नीचे सुसुप्त ज्वालामुखी कभी उद्गार हुआ है, तो ये खतरनाक होता है भाई। तो ज्वालामुखी क्रिया, धरातल का गर्म मैग्मा जब पृथ्वी सतह को चीरता हुआ, पृथ्वी जहां से कमजोर होती है वहां से ये ज्वालामुखी क्रिया होती है, और ये मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसे लावा पठार भी कहते हैं, वो ज्वालामुखी उद्गार क्रिया से हम मान सकते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान और ज्वालामुखी। ऑप्शन में 3 इधर से देंगे, 1 इधर से दे देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जेल प्रेरी का है, आईएएस का एग्जाम नहीं है। अब देखिए मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी है। औद्योगिक घटनाएं, आप देखते हो कई बार उद्योग धंधों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो इनका शिकार हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का शिकार वो बन जाते हैं, तो इनमें जो घटनाएं होती है वो मानव जनित होती है। आग लगना, परमाणु दुर्घटनाएं, कई बार क्या होता है कोई देश परमाणु परीक्षण करते हैं और आसपास में क्या है उससे बाहरी आपदा का सामना करना पड़ता है, तो वो किस में आती है? वो आपके मानव जनित आपदाओं में आती है। युद्ध, युद्ध जैसी स्थितियां बनती है तो वो किस में? वो मानव जनित आपदा में। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला, दूसरा 1939 से लेकर 1945 के बीच चला, तो ये युद्ध क्या है? ये मानव जनित आपदाएं हैं। सड़क व रेल हादसे जो होते हैं, आप कई बार देखते हो न्यूज में अक्सर देखा जाता है ना, एक रेल का हादसा हुआ तो 5-7 दिन उसी तरीके की चीजें चलती है कि यहाँ पर हादसा हुआ, यहाँ पर हादसा हुआ। तो ये चीजें जो सारे आप देखते हो सड़क या रेल हादसा, ये भी क्या है? मानव जनित आपदाओं में। तो दोनों चीजें आपको वर्गीकरण में समझ में आ गई होगी। अब देखिए टॉपिक है आपदा प्रबंधन क्या है। इतनी देर हम देख रहे थे आपदा क्या है। प्रकृति द्वारा या मानव जनित जो भी चीजें होती है जिनसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है वो आपदा कहलाती है। आपदा हमने एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा देखी। अब देखिए उस आपदा का प्रबंधन किस प्रकार हम कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपदाओं के जोखिम को कम करने और उनसे निपटने तथा राहत देने एवं पुनर्वास कार्य को व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अब देखिए आपदा प्रबंधन में क्या होता है। अरे प्रबंधन, मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो आप किसी भी कार्य में यदि जाओगे, यदि ये मैनेजमेंट वर्ड वहां पर नहीं है तो वो सक्सेस नहीं है। तो इसी आपदा को प्रबंधन, इसका प्रबंधन करने के लिए आपदा प्रबंधन हम काम में लेते हैं। इसमें होता क्या है, आपदाओं के जोखिम को कम करने का कार्य किया जाता है कि जितने से हो सके कम से कम नुकसान हो, उससे किस प्रकार हम निपट सकते हैं, उसका मैनेजमेंट, उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित की जाती है। राहत किस प्रकार से दी जा सकती है, कितनी फोर्स लगा सकते हैं, और आपदा होने के बाद जो कुछ भी हानि हुई, किसी के घर खराब हुए, किसी के घर उजड़ गए, तो उनके पुनर्वास का कार्य, ये सारी चीजें किसमें की जाती है? आपदा प्रबंधन में की जाती है। देखिए आपदा प्रबंधन के मुख्य चरण, और हम यहां पर 3 चरणों की बात करेंगे। आपदा प्रबंधन के 3 चरणों की हम यहां पर बात करने वाले हैं। एक तो पूर्व आपदा चरण, मतलब आपदा आने से पहले क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। बिफोर डिजास्टर, जागरूकता फैलाना,
जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा के क्या कर रहा हूँ, जागरूकता ही तो फैला रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने को भूकंप जैसी जो चीजें हैं उसका सामना करना पड़ता है। प्रकृति के आगे किसी की बस चलती नहीं है भाई। तो भूकंप आने पर जैसे लेट जाना, टेबल है कोई लकड़ी की उसके नीचे लेट जाना, इस तरीके से जो चीजें अपने को बताते हैं ना, कई बार आते हैं स्कूल लाइफ में, जब आपने देखा होगा कि इन चीजों आपदा प्रबंधन वाले आपको समझाने के लिए आते थे। तो पूर्व आपदा चरण, एक तो आपदा के प्रति जागरूकता फैलाना कि घबराना नहीं है। कितनी भी बड़ी आपदाएं होती है, सबसे पहला काम क्या है कि व्यक्ति को घबराना नहीं है, संयम से काम लेना। तो ऐसी चीजें जो है जागरूकता फैलाने में आती है। ये आपदा पूर्व का चरण है। यहां से पूछा जाएगा कि आपदा पूर्व चरण निम्न में से ये चीजें आपदा पूर्व चरण में है, ये आपदा के दौरान है, ये आपदा के बाद में है। तो एक एक चीजें, जैसे जागरूकता आपदा आ गई या हो रही है उस टाइम हम जागरूकता थोड़ी फैलाएंगे, या आपदा आने के बाद हम जागरूकता थोड़ी फैलाएंगे। ये काम कब करेंगे, जब आपदा आ सकती है उससे पहले। जागरूकता फैलाने का काम आपदा पूर्व चेतावनी दे सकते हैं कि मान लो तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तो हमें तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दे सकते हैं कि वहां से पीछे हट जाएं, यहां पर आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। राहत सामग्री का भंडारण, अब मान लो कहीं पर कि भाई ऐसी चीजें हो सकती है, आपदाएं आ सकती है, तो राहत सामग्री का पहले ही भंडारण कर लेना किस में आता है, पूर्व आपदा चरण में आता है। आपदा योजना बनाना कि मतलब इस प्रकार से आपदा आ सकती है, इसके लिए ये मैनेजमेंट, ये योजना अपने को बनानी चाहिए। ये तो है आपदा पूर्व। अब देखिए आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदा के दौरान हम क्या करेंगे, लोगों का सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। कई बार हम देखते हैं भूकंप में लोग क्या है, फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब ढहती है तो उनके नीचे फंस जाते हैं, उनको निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। मान लो कोई तूफान की चपेट में आ गया, तो उनको हम जिनको निकाल सकते हैं वहां से निकाल के उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। त्वरित राहत कार्य, जितना हो सके पीड़ित लोगों को राहत कार्य उस समय हम दे सकते हैं। ये किस दौरान, आपदा के दौरान वाली बात है। प्राथमिक चिकित्सा देना, मान लो कोई दब गया, भूकंप आया, किसी बड़े पत्थर के नीचे दब गया, उसको सांस नहीं आ रही, निकाल के हल्का सा जैसे प्राथमिक उपचार हम करते हैं, वो चीजें किस में आएगी, वो आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर के दौरान। तो पहली जो 3-4 चीजें देखी वो आपदा से पूर्व, ये आपदा के दौरान। और अब देखेंगे आफ्टर डिजास्टर, मतलब आपदा के बाद पुनर्वास कार्य। मान लो किसी के घर उजड़ गए तो उनका नया घर बसाना, गवर्नमेंट बहुत बात ऐसा कार्य करती है। तो ये पुनर्वास कार्य किस में आएगा, ये आपदा के बाद वाले चरण में आएगा। आर्थिक सहायता देना, मान लो जो कुछ उसका ढांचा था वो खत्म हो गया और भयंकर तरीके से उस पे क्या है, आर्थिक नुकसान हुआ है और वापस पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देना। पुनर्निर्माण में मरम्मत, मान लो किसी का घर आधा ढहा है तो उसका मरम्मत करना और पूरी तरीके से क्या है, ध्वस्त हो चुका है तो उसका पुनर्निर्माण करना। ये चीजें किसमें, आपदा के बाद में आएगा। मानसिक सहयोग देना, मान लो कई बार क्या होता है, लोग सब चीजें खो देते हैं तो मानसिक दिवालियापन हो जाते हैं, मतलब वो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आपदाओं में कई लोग अपने परिवार वालों को खो देते हैं, अपना घर खो देते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं। ऐसे समय में ऐसे लोगों को मानसिक सहयोग देना चाहिए, उन्हें दृढ़ रहने की जो चीजें हैं वो अपने को सहयोग के रूप में काम में लेनी है। आगे देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन, कुछ जो है फैक्ट है, यहां से भी सवाल बनते हैं। तो देखिए भारत में आपदा प्रबंधन, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया, 2005 में। इसके अंतर्गत देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, कौन सी, एनडीएमए। ये क्या है, ये भारत का शीर्ष वैधानिक निकाय है आपदा प्रबंधन की दृष्टिकोण से। इसका औपचारिक रूप से गठन कब होता है, 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत होता है भाई। देखिए एनडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा। यह फैक्ट है। एनडीएमए का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री।
गठन कौन से अधिनियम के तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। कब है? 27 सितंबर 2006 को। राज्य व जिलों में भी आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया है, क्योंकि हर जो है हम एक जगह से नहीं कर सकते। आपदा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया गया है कि जिले के स्तर पर इनको निपटना है, राज्य स्तर पर इनको निपटना है, और देश में जो केंद्रीय लेवल पर है इनको निपटना है। तो त्वरित राहत और बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन भी किया गया है। अब देखिए उद्देश्य, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप सभी को पता है, जान माल की रक्षा करना। अब देखिए प्रबंधन मतलब प्रबंधन नाम, मैनेजमेंट नाम आते ही वो क्या है, वो पॉजिटिव वे में अपने को लेना है। तो जान माल की रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है। न्यूनतम नुकसान हो, मतलब है आपदा जब आएगी तो नुकसान तो होगा ही, नुकसान है झेलना पड़ेगा, लेकिन उसको कितना न्यूनतम हम कर सकते हैं ये आपदा प्रबंधन में बताया जाता है। समाज में जागरूकता, अब देखिए ये क्या है, आपदा प्रबंधन के तहत जगह जगह टीमें जाती है और आपदा के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करती है समाज में। तो ये भी किसका काम है? आपदा प्रबंधन का। आपदा के बाद तेज पुनर्वास, ये हमने भी पढ़ा ही है। तो ये चीजें थी भाई। अब देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, 8-10 सवाल है उनको भी हल कर लेते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक जहां से सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में 4-5 टॉपिक और है, उनको एक एक करके हम अगली 5-6 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में लागू किया गया 2005 में। इसके तहत आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। कब? 27 सितंबर 2006 को। कौन से अधिनियम के तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो इसका अध्यक्ष अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री होता है, 9 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से एक उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदा कौन सी है? अभी हमने देखा कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, कुछ मानव जनित आपदाएं होती है। तो प्राकृतिक आपदा का पूछा गया है। देखिए, सड़क दुर्घटना प्रकृति के द्वारा नहीं होती। ऐसा होता है क्या कि आप बाइक से चल रहे थे, अचानक सड़क ऊपर हो गई आगे से और तुम दुर्घटना के शिकार हो गए? नहीं, आप ऐसे वैसे चलाओगे या गाड़ी तेज चलाओगे तभी ऐसी दुर्घटनाएं होगी। तो सड़क दुर्घटना किस में आएगी? मानव जनित में आएगी। बाढ़, औद्योगिक विस्फोट, आग लगना। ये देखिए, आग लगना अपने कर्मों से ही लगेगी भाई। अब किसी ने बीड़ी का फूंक टुट्टा मारा और ऐसे ही चलते रास्ते फेंक दिया तो वो कहीं ना कहीं क्या है, आग लगाने में सहयोग करेगी। तो ऐसी चीजें मानव जनित होती है। औद्योगिक विस्फोट, ये है, होते थे क्या औद्योगिक विस्फोट? आज से औद्योगिक क्रांति से पहले ऐसे विस्फोट हुए क्या? नहीं होते थे। तो इससे सीधा सा पता चल रहा है किसके कारण हो रहा है, मानव जनित। तो इसमें क्या होगा? बाढ़। बाढ़ के सामने किसी की नहीं चलती, ये क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा है भाई? अब देखिए, भूकंप, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात क्या है? ये भी प्राकृतिक आपदा है। रेल दुर्घटना, सुनामी, सुनामी भी क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेल दुर्घटना। ये क्या है? मानव जनित है भाई। आगे देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी राष्ट्रीय बल कौन सी है? क्या सीआरपीएफ है? ये पैरामिलिट्री फोर्स है भाई। बीएसएफ, ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआईएसएफ, ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये क्या है? ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा राष्ट्रीय बल है, एनडीआरएफ। इसका गठन कब हुआ था ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है एनडीआरएफ का गठन कब हुआ। पुनर्वास किस चरण में आता है भाई? अब अभी हमने देखा ना पुनर्वास, क्या आपदा आने से पहले पुनर्वास हो जाएगा? अरे जब घर टूटे ही नहीं है तो पुनर्वास कहां से होगा? और जब आपदा चल रही है उस समय पुनर्वास थोड़ी होगा। ये कब होगा? आपदा के गुजरने के बाद। तो आपदा पूर्व भी नहीं है, आपदा के दौरान भी नहीं है, आपदा के बाद इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? चक्रवात अनियमित हवाओं का झोंका जो क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। ये चक्रवात समुद्र में अधिकतर देखने को मिलते हैं और तटवर्ती इलाकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, बैरोमीटर, इससे क्या मापा जाता है भाई? इससे
वायुदाब मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, एनीमीमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, या फेदोमीटर से मापी जाती है? समुद्र की गहराई तो फेदोमीटर से मापी जाती है भाई, फेदोमीटर से मापी जाती है। एनीमीमीटर, एनीमीमीटर से हवा की गति, हवा की गति व दिशा मापी जाती है, दिशा मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? इससे भूकंप मापा जाता है, और भूकंप मापने के दो पैमाने होते हैं, एक तो रिएक्टर और दूसरा मर्केली स्केल। रिएक्टर और मर्केली स्केल। रिएक्टर का जो पैमाना होता है वो होता है 0 से 10। इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो दो रिएक्टर पैमाने पर जो दो, यदि हम संख्या में देखेंगे 2.0, इस प्रकार का भूकंप तो क्या है, सामान्य माना जाएगा। रिएक्टर सेल पर जिसका पैमाना 7 होगा या 7 से अधिक होगा तो वो भूकंप विनाशकारी होगा। मर्केली देखिए, मर्केली का जो पैमाना है 1 से 12 तक है। तो ये दोनों चीजें भी आप याद रखोगे। रिएक्टर पर है पैमाना 0 से 10, मर्केली पे है 1 से 12। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, एनीमीमीटर से हवा की गति, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या? अधिक नुकसान पहुंचाना है। ये तो किसका रहता है? आपदा का रहता है। वो आती है, अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाती है। आपदा का प्रचार करना है, ये भी नहीं है। नुकसान को न्यूनतम करना, जी हाँ, नुकसान को जितना हो सकता है न्यूनतम करना किसका कार्य है? आपदा प्रबंधन का कार्य है। तो ये था भाई आज एक छोटा सा सेशन। निश्चित तौर पे आपको इससे फायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। और हाँ, रिवीजन करते रहिए मेरे मित्र। आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आप ऐसा तो है नहीं कि आप विवेकानंद हो, विवेकानंद की तरह थोड़ी हो कि भाई पढ़ा और फाड़ के फेंक दिया, याद हो गया। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। आपको बार बार रिवीजन करना, सिलेक्शन लेने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार पढ़ लिया आप भूल जाओगे यदि 10-15 दिन नहीं पढ़ोगे तो बार बार रिवीजन करते रहिए और अपने साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।